चलिए, स्वागत है आपका डे 105 में। तो सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की, और 105वें दिन हम लोग आज मुगल्स का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो आज हम लोग थ्योरी का जो सारा पोर्शन है मुगल्स का वो कंप्लीट कर देंगे। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल कल्चर के बारे में, म्यूजिक के बारे में, पेंटिंग के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में। इसके बाद आपके मुगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैं मानता हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप इजीली भूल जाते हैं, वो है आपके बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, आपके बुक्स और उसके ऑथर्स आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा मुगल गार्डन्स के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या इन्वेंशंस हुए थे ड्यूरिंग मुगल्स, ये हम लोग बात करेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि जो मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सारी बातें ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, मुगल कल्चर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो बेसिकली कल्चर की बात करें तो गुप्ता एज को हमें पता है गोल्डन एज बुलाया गया है। तो गुप्ता एज के बाद अगर हम बात ये करें कि व्हाट इज द सेकंड गोल्डन एज, सेकंड गोल्डन एज होगा मुगल कल्चर को, मुगल पीरियड को सेकंड गोल्डन एज कहा है बाई हिस्टोरियंस। ठीक है, यहां पे मुगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो अकबर है। तो अकबर पहला मुगल राजा है जो संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया जिसने। ठीक है, और इसलिए कई सारे आपके संस्कृत स्कॉलर्स ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि अकबरिया कालिदास, ये गोविंद भट्ट ने लिखी है, याद करना है आपको। ठीक है, ये स्लाइड देखिएगा, सारे ये जो बुक्स एंड ऑथर्स याद करेंगे और उसके बाद यहीं पे पॉज कर दीजिए जब तक ये सारे आपको याद नहीं हो जाते। 4-5 है, इसको याद करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। समझना तो नहीं है इसमें, तो बेसिकली याद ही करना है, तो दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। 2-3 बार देखेंगे तो और अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, तो जब तक पूरा ये याद नहीं होता स्लाइड, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। स्लाइड खत्म करने के बाद आंखें बंद करके माइंड में दोहराइए सारा। अगर आपके माइंड में आप एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करिए। तो आई होप किस तरीके से पढ़ना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, संस्कृत में अकबरिया कालिदास लिखा है गोविंद भट्ट ने। उसके बाद सर्वदेश वृत्त संग्रह, ये सर्वदेश वृत्त संग्रह लिखा है महेश ठाकुर ने। ये हिस्ट्री जो बेसिकली अकबर की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। इसके अलावा सारे जैन स्कॉलर्स की बात यहां पे करते हैं हम लोग। तो जैन स्कॉलर्स में सबसे पहले पद्य सुंदर जी ने लिखा है अकबर शाही श्रृंगार दर्पण, और सिद्धि चंद्र ने लिखा है भानुचंद्र। देखिए, यहां पे भी चंद्र है, यहां पे भी चंद्र है, तो सिद्धि चंद्र ने भानुचंद्र चरित्र लिखा है। इसके बाद आपका देव विमल ने हरि सौभाग्यम लिखा है। देखिए, देव और हरि, ठीक है, याद रखिए। देव विमल ने हरि सौभाग्यम, सिद्धि चंद्र ने भानुचंद्र चरित्र, और पद्य सुंदर ने, ठीक है, पद्य सुंदर ने, भाई सुंदर है ना, तो श्रृंगार से आदमी सुंदर होता है, तो पद्य सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण लिखा है। तो ऐसे आपको याद करने हैं ये बुक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक की बात प्रारंभ करते हैं हम लोग अकबर से। अकबर के टाइम पे तानसेन था। तानसेन की कहानी समझते हैं। तानसेन जो था बेसिकली अकबर के कोर्ट में आने से पहले राजा रामचंद्र ऑफ रीवा तानसेन को पैटर्नाइज किया करते थे। उसके बाद भैया तानसेन की बात अकबर ने सुनी कि बहुत बड़े म्यूजिशियन है, तो उसको अपने कोर्ट में बुलवा लिया। तानसेन का ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, अकबर के कोर्ट में तानसेन को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, और तानसेन और स्वामी हरिदास ने ध्रुपद स्टाइल ऑफ म्यूजिक को इन्वेंट किया। ठीक है, अकबर खुद गाना गाता था, गाना गाना पसंद करता था, और उसका टीचर कौन था जिसने गाना सिखाया था? वो था लाला कलावंत। लाला कलावंत से सिंगिंग सीखा अकबर ने। ठीक है, अकबर के बाद बात करेंगे हम लोग शाहजहां की। ठीक है, शाह जहांगीर की बात नहीं करेंगे क्योंकि जहांगीर ने मोस्टली पेंटिंग्स में ज्यादा मतलब ध्यान दिया करता था। शाहजहां के टाइम में सिंगर्स की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ, लाल खान, दुरंग खान, रामदास, सुखसेन और सूरसेन, तो ये सारे सिंगर्स थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे ऐसा म्यूजिक का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन औरंगजेब खुद वीणा बजाता था। और मोहम्मद शाह रंगीला जो था, लेटर मुगल्स, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा होगा लेटर मुगल्स, तो लेटर मुगल्स में मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ख्याल सिंगिंग को पैट्रोनाइज किया करता था। उसके बाद एक सवाल पूछा गया एक बार कि राग तोड़ी क्या है? राग तोड़ी, राग किस टाइम गाया जाता है? तो अर्ली मॉर्निंग में राग तोड़ी गाया जाता है। एक्चुअली जो राग होते हैं उनका भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग में उसको गाया जाता है। तो राग तोड़ी कब गाया जाता है? अर्ली मॉर्निंग में। ये एक बार पूछा गया है तो हमने ऐड कर दिया इसमें।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे म्यूजिक की बात हम खत्म करते हैं, आते हैं पेंटिंग्स में। देखिए बड़े शॉर्ट शॉर्ट हैं, सबको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो पेंटिंग्स की बात करिए तो बाबर तो जाने दीजिए, बाबर के बाद हुमायूं के टाइम पे हुमायूं पेंटिंग्स को पैटर्नाइज किया करता था। इसके टाइम पे दो आपके पेंटर्स काफी इंपॉर्टेंट थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में मेन आदमी कौन था हुमायूं के टाइम पे? मीर सैयद अली, जिसको आपको एक रैंक ऑनर दिया गया नादिर उल असरार। तो सबसे बढ़िया पेंटर जो होता था उसको एक टाइटल दिया जाता था नादिर उल असरार। हर जो मुगल राजा था वो किसी ना किसी को ऐसे नादिर उल असरार बोल दिया जाता था। ठीक है, NUA, नादिर उल असरार। ठीक है, तो उसके बाद हुमायूं एग्जाइल में चला गया, पर्शिया अफगानिस्तान में चला गया। तब उसके पास काम ही ये था, पेंटिंग वेंटिंग क्या करता था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बनता है। अकबर ने कहा कि एक अलग पेंटिंग डिपार्टमेंट हमने खोल दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट खोला था अकबर ने। हमें पता है कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी अकबर ने खोला था। ठीक है, तो पेंटिंग डिपार्टमेंट भी अकबर ने खोला और इसका हेड किसको बनाया? अब्दुस समद को बना दिया हेड। अब्दुस समद को हेड बना दिया अकबर ने। बहुत अच्छी बात। तो एक प्रोजेक्ट चालू किया। अब देखिए अब्दुस समद जो कि मीर सैयद अली मेन था, उसके बाद अब्दुस समद था हुमायूं के टाइम पे, पेंटिंग डिपार्टमेंट का हेड उसने अब्दुस समद बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जो पेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अकबर के टाइम का, वो है दास्तान आमिर हमजा। दास्तान आमिर हमजा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको हमजा नामा भी बोलते हैं। ठीक है, 1375 पेंटिंग्स, ठीक है, 1375 जो पेंटिंग्स है 50 पेंटरों के द्वारा बनाया गया इस दास्तान आमिर हमजा में। और इसको सुपरवाइज किया सैयद अली ने। भाई सैयद अली के बाद फिर अब्दुस समद ने इसको सुपरवाइज किया, जो कि हेड ऑफ द पेंटिंग डिपार्टमेंट भी था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम को पेंटिंग्स का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। पेंटिंग्स में काफी ज्यादा जहांगीर फोकस किया करता था। इसके मेन पेंटर्स दो यहां पे याद रखने हैं, एक है आपके अब्दुल हसन, एक है उस्ताद मंसूर। सबसे इंपॉर्टेंट उस्ताद मंसूर याद रखना है। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असरार टाइटल से सम्मानित किया। इसके अलावा और दूसरे पेंटर भी थे, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर गोवर्धन, फारूक बेग और बिशन दास। तो ये सारे भी डिफरेंट पेंटर्स थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां के टाइम पे। शाहजहां ने नादिर उल असरार का टाइटल किसको दिया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। तो अगर रिवीजन करें हम लोग तो हम देखते हैं नादिर उल असरार सबसे पहले सैयद अली को मिलता है। अकबर के टाइम पे हेड होता है अब्दुस समद। जहांगीर के टाइम पे नादिर उल असरार कौन होता है? उस्ताद मंसूर। और फिर फाइनली शाहजहां के टाइम पे नादिर उल असरार का टाइटल किसको मिलता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को, जो एक आर्किटेक्ट भी था। ठीक है, बड़ा हरफन मौला रहा होगा, आर्किटेक्ट भी था और पेंटर भी था। तो ये बात होती है मुगल टाइम के पेंटिंग्स की। ठीक है, ये सब नाम्स आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से इसको पॉज करिए, दिमाग में दौड़ाइए, दिमाग में बैठाइए, फिर आगे मूव ऑन कीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा पिछला स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वुमेन पेंटर्स की बात यहां पे करते हैं। तो वुमेन पेंटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं, जैसे कि आपका रुकियम बानो, शहीफा बानो, नादिर बानो, ये वुमेन पेंटर्स के नाम है। ठीक है, और पेंटर को बोला जाता था उस्ताद। पेंटर को उस्ताद बोल के संबोधित किया जाता था मुगल टाइम में। ठीक है, कुछ बात करते हैं पोर्ट्रेट बनाने का, रूप एंड छवि पेंटिंग। सर राजा महाराजा होते हैं ना, अपनी पेंटिंग बनवाते हैं पेंटरों से, तो ये जो स्टाइल इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ऐसे पोर्ट्रेट बनाने का जो कार्यक्रम है वो चालू किया था अकबर ने। और ऐसे मतलब जो तस्वीर बना के उसका एल्बम बना दिया जाता था ना, तस्वीर कई सारे तस्वीरों का एक एल्बम होता है ना, तो ये जो एल्बम का क्या बोलते थे एल्बम को? तो मुरक्का बोलते थे, मुराक्का। ठीक है, चीफ पेंटर को मूर मुसब्बिर बोलते थे। चीफ पेंटर को क्या बोलते थे? मीर मुसब्बिर। ठीक है, कुछ मेथड्स की बात करते हैं जो मुगल्स यूज किया करते थे। एक तो होता है टेम्परा पेंटिंग। जो पेंटर लोग होंगे जिन्होंने कभी पेंटिंग की होगी उनको पता होगा टेम्परा पेंटिंग क्या होता है, तो इसके डिटेल में नहीं जाते हम लोग। इसके अलावा दाना परदाज मेथड, ये भी एक प्रकार का पेंटिंग का स्टाइल था। ठीक है, इस पे भी नहीं जाएंगे। और एक होता था फोर शॉर्टनिंग। अब भैया इसको अगर डिस्प्लेन करने लग जाएंगे तो फिर ये तो पेंटिंग की ही क्लास हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ मेथड्स के बस नाम याद ध्यान में रखने हैं, टेम्परा मेथड, दाना परदाज मेथड और फोर शॉर्टनिंग मेथड। ये एक प्रकार का मेथड है जो यूरोपियन पेंटिंग्स में भी काफी इस्तेमाल किया जाता था। तो मुगल लोगों ने कहा कि ये हम भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे पेंटिंग्स के बारे में और बात जानते हैं। ये तो मुगल पेंटिंग्स की बात हो गई। मेडिवल पेंटिंग्स में
कौन कौन से और स्कूल आते थे, तो पहाड़ी, मुगल स्कूल तो है ही, इसके अलावा राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल और पहाड़ी स्कूल। ठीक है, तो बेसिकली इनको हिल पेंटिंग्स भी बोलते हैं। हिल पेंटिंग मतलब जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, टेहरी गढ़वाल के लोग जो होते थे उस एरिया में जो पेंटिंग प्रचलित है उसको हिल पेंटिंग्स बोला जाता था। ठीक है, तो इन सब पेंटिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अजमेर और राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस था किशनगढ़ स्कूल। तो ये जो है बानी थानी के पिक्चर्स काफी फेमस थे, डिपिक्शन, क्योंकि ये जो किशनगढ़ स्कूल है वो बेसिकली कौन पैटर्नाइज करता था, सावंत सिंह। उस समय 1748 में अजमेर के राजा हुआ करते थे। तो सावंत सिंह के कोर्ट में एक सिंगर और पोएटेस थी जिनका नाम था बानी थानी। ठीक है, बानी थानी। तो बानी थानी बाद में सावंत सिंह के साथ इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बानी थानी और सावंत सिंह के जो पोर्ट्रेट्स हैं ये निहाल चंद बनाता था। ठीक है, खासकर बानी थानी की यहाँ पे पेंटिंग आप देख सकते हैं, तो बानी थानी की पेंटिंग बनाता था। और सावंत सिंह बाद में आपका शादी कर लेता है बानी थानी के से, दोनों की पेंटिंग बनाता था। इसके अलावा आपका किशनगढ़ स्कूल में राधा कृष्ण की पेंटिंग भी काफी फेमस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राधा कृष्ण के पोर्ट्रेट बनाए जाते थे और इनके पेंटर्स जैसे कि निहाल चंद तो था ही, इसके अलावा छोटू सीताराम, उसके बाद भवानी दास, आमिर चंद, ये सारे आपके पेंटर्स हुआ करते थे इन किशनगढ़ स्कूल। ठीक है, तो ये बात हम लोग आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट कहानी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर सारे हमको ध्यान में रखने हैं। तो मुगल आर्किटेक्चर को एक हिस्टोरियन है वीएस स्मिथ, इसका नाम काफी आपने सुना होगा। तो वीएस स्मिथ बेसिकली मुगल पेंटिंग्स को कहा करता था इंडो पर्शियन पेंटिंग्स, सॉरी इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर पेंटिंग्स, मैं भूल नहीं पा रहा हूं, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर बोलता था वीएस स्मिथ मुगल आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो थोड़ा सा पर्शियन स्टाइल, थोड़ा इंडियन स्टाइल, दोनों ही आपका इस पर्टिकुलर पेंटिंग में ऐड किया जाता था, इसलिए इंडो पर्शियन बोल देता था। चलिए अब बात हम लोग करते हैं आर्किटेक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स फोटो के साथ आपके सामने रखा जाएगा, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो देखिए कोई भी अगर दिल्ली में कभी रहा होगा तो दिल्ली में एक पुराना किला है। ठीक है, पुराना किला आप लोगों को पता है। तो पुराना किला के ऑपोजिट में एक मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं खैर उल मंजिल मॉस्क। ठीक है, ये किसने बनवाया है, अकबर के टाइम पे महामंगा, याद रखिए, थी ना। ठीक है, महामंगा की गवर्नमेंट होती थी आपका 1562 तक। 1562 में इसका बेटा आदम खान था। आदम खान को मारने के बाद ये जो महामंगा का जो गवर्नमेंट है, सब्सिडरी गवर्नमेंट, ये खत्म हो जाता है। तो यही महामंगा ने ये मॉस्क बनाया था, खैर उल मंजिल मॉस्क। पुराना किला किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये सब हमको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट अकबर के टाइम पे कौन कौन से फोर्ट्स बनाए गए, ये बात करते हैं हम लोग। तो अकबर के फोर्ट्स में पहले तो हम लोग देखेंगे लाहौर फोर्ट है, लाहौर में फोर्ट बनाया था। ठीक है, रेड फोर्ट बनाया था। आप कहेंगे रेड फोर्ट तो शाहजहां ने बनाया था, दिल्ली वाला रेड फोर्ट नहीं, आगरा में भी रेड फोर्ट है, वो बनाया था आपके अकबर ने। ठीक है, तो पहले लाहौर फोर्ट बनाया 63 में, 2 साल बाद फिर रेड फोर्ट बनाया, फिर अजमेर में आपका फोर्ट बनाया 1570 में, फिर अटक में फोर्ट बनाया 1581 में। अब नॉर्थ वेस्ट एरिया में चला गया ना अटक में। उसके बाद इलाहाबाद फोर्ट बनाया 1583 में। अब इसमें देखिए आगरा के रेड फोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि जहांगीरी महल, अकबर महल, जयपुर महल, दिल्ली दरवाजा, ये सब आपके रेड फोर्ट ऑफ आगरा में है। उसके अलावा 1569 में ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है अकबर। तो फतेहपुर सीकरी में भी कई सारी बिल्डिंग्स हैं, देख लेते हैं। देखिए 1572 से 1580 के बीच में फतेहपुर सीकरी बनता है 1569 में। फिर 72 से 80 8 साल में कई सारे बिल्डिंग्स बना, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती का टूम कहां पर है, आप जाएंगे फतेहपुर सीकरी में तो आपको दिखेगा। इसके अलावा पंचमहल आपसे पूछा जाए कहां पे है, तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उसके बाद जोधाबाई महल कहां पर है, बुलंद दरवाजा कहां पर है, ये फतेहपुर सीकरी के सामने ये बुलंद दरवाजा भी आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए बीरबल की कोठी भी है फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद एक बड़ा सा तालाब आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो ये है अनूप तालाब। इसके अलावा टूम ऑफ इस्लाम खान चिश्ती, तो सलीम चिश्ती का बेटा जो है इस्लाम खान चिश्ती, उसका भी यहाँ पे टूम है। उसके बाद दीवाने खास, और उसके बाद हिरन मीनार, यहाँ पे देखिए हिरन मीनार आप देख सकते हैं पिक्चर में। उसके बाद हाथी पोल, फोटो नहीं लगाया है लेकिन हाथी पोल भी है। उसके बाद टर्किश सुल्ताना कोठी। तो ये सारे आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये दीज आर इन फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग शाहजहां की। तो भाई शाहजहां का सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति था सैफ खान नाम का, कश्मीर का सूबेदार हुआ करता था। ये ब्रिज बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट था, आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिज है ना, सैफ खान, शाहजहां के टाइम में। अब आप बात करते हैं शाहजहां ने दिल्ली में एक नया शहर बनाया, बसाया था, नाम रखा इसका शाहजहानाबाद।
जो फिर शाहजहां के टाइम पे कैपिटल भी था मुगल्स का 1639 में। इसके बाद रेड फोर्ट में इसने लाहौरी गेट बनवाया, ठीक है। उसके बाद जामा मस्जिद, ये सब दिल्ली के रेड फोर्ट की बात हो रही है। दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाया, रेड फोर्ट में लाहौरी गेट बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली का ये बनवाया, दीवाने आम दीवाने खास बनवाया, रंग महल नौबत खाना, ये सब आपका दिल्ली में बनाया गया। उसके बाद आगरा की बात करें, आगरा में आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट के अंदर दीवाने आम दीवाने खास ये शाहजहां ने बनवाया। इसके बाद देखिए आगरा में मोती मस्जिद, ये देखिए मोती मस्जिद आगे पढ़ेंगे, 3 मोती मस्जिद बनवाई गई हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक मोती मस्जिद, तो पहला मोती मस्जिद याद रखिए शाहजहां ने बनवाया था आगरा में ही, ठीक है। इसके अलावा मुसलमान बुर्ज, देखिए दीवाने आम दीवाने खास आप देख सकते हैं, देखिए काफी आपका मैग्निफिसेंट दीवाने आम दीवाने खास आगरा फोर्ट में बनवाया गया। फिर मोती मस्जिद बनाया गया, मुसलमान बुर्ज बनाया गया, जामा मस्जिद बनाया गया, अभी आगरा की बात कर रहे हैं आगरा फोर्ट के पास। उसके बाद नगीना मस्जिद बनाया गया आगरा में, और फाइनली ताजमहल तो बनाया ही गया। अब देखिए दीवाने आम जो है काफी इंपॉर्टेंट था आपके फ्रीडम स्ट्रगल को फोकस करते हुए, क्योंकि आपका 1857 रिवोल्ट की जो एक्टिविटीज थी फ्रीडम स्ट्रगल की, वो दीवाने आम में की गई थी। इसी दीवाने आम में, आगरा की दीवाने आम में लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन केल्विन को बरी किया गया था, ठीक है। दीवाने आम में बरीड है जॉन केल्विन। तो यहां पे देखिए, यहां पे शाहजहां की बात हम लोगों ने कर ली है। दिल्ली और आगरा में कौन कौन से बिल्डिंग्स बनाए गए ये हम लोगों ने इसमें देख लिया है। अब शाहजहां के बाद कौन आएगा? शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने इतना आर्किटेक्चर वगैरह पे फोकस नहीं करता था, ठीक है। औरंगजेब ने लेकिन एक काफी बड़ा आर्किटेक्चर मार्वल बनाया, काफी बड़ा बीबी का मकबरा ताजमहल जैसा देखने में लग रहा है ना, पर है नहीं, ये बीबी का मकबरा है, ठीक है। राबिया उद दौरानी का टूम है ये बीबी का मकबरा। कहां है? और औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिसका अभी करंट नाम क्या हो गया? छत्रपति संभाजी नगर हो गया। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, जो रबिया उद दौरानी जो वाइफ थी औरंगजेब की, उसका मकबरा है, 1678 में बनवाया गया। इसको काला ताज या ताजमहल ऑफ साउथ भी बोला जाता है। औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी के साथ साथ आपका औरंगजेब का टूम भी है, और बहादुर शाह फर्स्ट जो कि औरंगजेब का बेटा है उसका टूम भी है खुलाबाद में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग टूम ऑफ इतिमाद-उद-दौला। ये भी आपका काफी फेमस टूम है। कहां पर है? ये आपका आगरा में है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ये आपका इतिमाद-उद-दौला कौन था? नूरजहां के पिताजी थे, ठीक है। तो उनका जो टूम है आगरा में बनवाया था नूरजहां ने, जिसको बच्चा ताज भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पहला मुगल आर्किटेक्चर था जहां पे पीटरा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। पीटरा ड्यूरा क्या है? जो फूल पत्ती बने होते हैं ना मार्बल्स पे, इसको पीटरा ड्यूरा बोलते हैं, ठीक है। इस टेक्निक से आपका पहला मुगल आर्किटेक्चर कौन सा था? टूम ऑफ इतिमाद-उद-दौला, जो कि नूरजहां के पिताजी हैं, उनका टूम है। फिर आगे आते हैं हुमायूं टूम के बारे में। हुमायूं टूम इज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट बिल्ड फ्रॉम चारबाग स्टाइल। एक चारबाग स्टाइल है, ठीक है। मॉन्यूमेंट के आसपास 4 बड़े बड़े बाग होते हैं, तो चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से हुमायूं का टूम बनाया 1558 में। किसके द्वारा? हुमायूं की वाइफ हाजी बेगम के द्वारा, ठीक है। तो इस समय बेसिकली अकबर का रूल चालू हो जाता है। तो आपके हुमायूं की वाइफ जो हाजी बेगम थी, तो उन्होंने उनको बोला गया कि भाई आप बनवाइए हुमायूं का टूम अकबर के टाइम पे। तो ये पहला मुगल टूम है जो कि डबल डोम से बना है। डबल डोम में ऐसा कुछ होता है कि आप एक डोम होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर से एक और डोम होता है, तो ऐसा डबल डोम होता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो डबल डोम से बनने वाला पहला टूम कौन सा बनता है? हुमायूंस टूम। चारबाग स्टाइल में बनने वाला पहला टूम कौन सा बनता है? हुमायूंस टूम। पीटरा ड्यूरा टेक्निक से बनने वाला पहला टूम कौन सा है? अभी इससे पहले पढ़ा ना हमने, इतिमाद-उद-दौला टूम, ठीक है, देख लीजिए। फिर अकबर के टूम की बात करते हैं। ये देखिए बड़ा सा अकबर का टूम है, ये आपका सिकंदरा में है, ठीक है। सिकंदरा का दूसरा नाम है एक्चुअली बहिश्ताबाद भी है, बहिश्ताबाद भी इसका नाम रखा गया था। तो अकबर का टूम आपका सिकंदरा या फिर कह लें बहिश्ताबाद में है, ठीक है। और ये अकबर ने अपने मतलब जिंदा रहते ही बनवाना चालू कर दिया। भरोसा नहीं था उनको क्यों बनवाएगा नहीं हमारे मरने के बाद, तो अपने टाइम में बनवाना चालू कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जहांगीर ने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। और ये जो टूम है ये मरियम उज जमानी, ठीक है, मरियम उज जमानी जो अकबर की वाइफ थी, ठीक है, जहांगीर की मम्मी थी, ठीक है, जिसको लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, हरखाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनका भी टूम है। उसके पास ही अकबर ने अपना टूम भी बनवाया सिकंदरा में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फुल्ली मार्बल से बना हुआ टूम। एक टूम जो कि फुल्ली मार्बल से बना है, यह आपका मंडू एमपी में हुसंग शाह का टूम है।
टूम ऑफ हुसंग शाह, पूरी तरीके से मार्बल से बना हुआ है ये टूम, है ना। फिर आते हैं हम लोग गोल मंडल टेम्पल, उदयपुर गए होंगे ना, सिटी ऑफ लेक्स, वहां पे ये बड़ा सा गोल सा मंदिर है, गोल मंडल टेम्पल, उदयपुर राजस्थान में बना हुआ है, ठीक है। पहली बार पीटरा ड्यूरो का इस्तेमाल किया गया। आप तो बोलेंगे पीटरा ड्यूरो का इस्तेमाल तो इतिमाद-उद-दौला के टूम में किया गया, नहीं, इतिमाद-उद-दौला पहला टूम है जहां पे पीटरा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इंडिया में इसका पहला यूज जो किया गया था वो गोल मंडल टेम्पल उदयपुर राजस्थान में बनाने के लिए किया गया था। आई होप ये डिफरेंस हम लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको दोबारा आप 2x पे देख लीजिएगा लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है, तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, अभी बस देखते चलिए। फिर बात करते हैं गोल्डन मॉस्क, ये कहां है, चांदनी चौक दिल्ली में गोल्डन मॉस्क, देखिए भीड़ भड़के में ये गोल्डन मॉस्क आप देख सकते हैं। तो ये गोल्डन मॉस्क जिसको सुनहरी मस्जिद भी बोलते हैं, ये किसने बनाया था, रोशन-उद-दौला ने। रोशन-उद-दौला एक प्रकार गवर्नर था आपके मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, ठीक है। रोशन-उद-दौला ने ये गोल्डन मॉस्क बनाया था या सुनहरी मस्जिद बनाया था चांदनी चौक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं उन टूम्स की जो कि आउटसाइड इंडिया से बाहर है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए बाबर का एक सिंपलिस्टिक टूम्ब है काबुल में, बाबर का टूम्ब है। फिर हुमायूं का टूम्ब आपका लाहौर में है, शाहदरा बाग एक है, वहां पे देखिए बड़ा सा आपका हुमायूं का टूम्ब बना हुआ है। फिर बहादुर शाह जफर का टूम्ब देखिए छोटा सा है, ज्यादा इज्जत मिली नहीं है, ठीक है, ये रंगून या यनगून म्यांमार में आप देख सकते हैं। दीज आर द टूम ऑफ मुगल एम्परर्स आउटसाइड इंडिया। फिर बात करते हैं मोती मस्जिद की। अब देखिए मोती मस्जिद का कंफ्यूजन क्लियर करिए। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहां बनवाया था, आगरा में, ठीक है। जहांगीर ने कहां बनवाया था, जहांगीर ने बनाया था लाहौर में, ठीक है, जहांगीर ने लाहौर में बनवाया था और औरंगजेब ने दिल्ली में बनवाया था। याद रखिए ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। आपका शाहजहां ने आगरा में, दिल्ली में किसने बनवाया था, औरंगजेब ने, और लाहौर में किसने बनवाया था, जहांगीर ने, ठीक है। ये तीन जगह बना हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फिर बात करते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसने चालू किया था, तो ये शाहजहां ने चालू करवाया था, फिरोज तुगलक ने चालू कराया था अपने टाइम में। मतलब जो भी बादशाह ऐसा है जिसको बहुत सारा बिल्डिंग बनाया करता था ना, तो उनको एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट चाहिए होता था बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो बिल्डिंग बनवाने में सबसे पहले कौन आगे था, फिरोज शाह तुगलक था, तो उसके टाइम पे भी एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट था। शाहजहां के टाइम पे भी एक पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या सरकारी बिल्डिंग्स बनाने का डिपार्टमेंट समझ लीजिए। और उसके बाद गवर्नर जनरल डलहौजी के टाइम पे भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना, ठीक है, इंडिया में। फिर बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। अब यहां ये जो पोर्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से आप हर एग्जाम में आप देख सकते हैं कि इससे पूछा जाता है आपके बुक्स एंड ऑथर्स से। मेडिवल में बुक्स एंड ऑथर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए 2, 3, 4 बार, जितने बार आपका मन करे। लेकिन ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स आपको याद होने चाहिए, इसका कोई आपका सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा याद करना डिफिकल्ट है। हर स्लाइड को देखिए, देखने के बाद अपना आंखें बंद करिए, इसको दिमाग में बैठाइए, उसके बाद अगले स्लाइड में जाइए। ये तो करना ही है आपको, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो कि मैं मानता हूं इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो यहां पे देखिए बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तारीख-ए शाही की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली बहलोल लोदी से लेके आपके अकबर का जो टेन्योर है, रेन है, चालू होने से पहले यानी कि हेमू के डेथ तक का जो पूरा हिस्ट्री है ये लिखा है तारीख-ए-शाही में। जो किसने लिखा है, अहमद यादगार है ना, याद करिए, एकदम यादगार तारीख-ए-शाही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तारीख-ए-शेर शाही भी है। अब देखिए यहां पे तो शेर शाह के बारे में बात करेगा ना, तो यह है अब्बास खान सरवानी ने लिखा है तारीख-ए-शेर शाही, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए। उसके बाद बाबरनामा यानी कि तुजू के बाबरी, ये बाबर ने खुद लिखा है टर्किश में। इसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हम लोग, ये तो याद ही होगा। फिर आपका वकायत मुस्तकी, ये लोदीज का पीरियड और फिर सूरी पीरियड, इसके बारे में हमें नॉलेज होती है। ये किसने लिखा है, रिज़्कुल्ला मुस्तकी। तो यहां भी मुस्तकी है, यहां भी मुस्तकी है, तो देख लीजिए रिज़्कुल्ला मुस्तकी, वकायत मुस्तकी, ये किताब की बात हो रही है यहां पे। चलिए हुमायूं की तरफ आते हैं हम लोग। आई होप लास्ट स्लाइड आप लोग याद कर चुके हैं, स्लाइड आने से पहले, ठीक है। ये वाला स्लाइड में देखिए 4 ही किताब है, ज्यादा नहीं है। देखिए सबसे पहले सबसे आसान, हुमायूं नामा किसने लिखा, हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा आपका लिखा। गुलबदन बेगम बेसिकली आपकी हुमायूं की कौन थी, तो गुलबदन बेगम थी हुमायूं की सिस्टर, ठीक है। तो हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम। तो अकबर के टाइम पे
आपका गुलबदन बेगम को अकबर ने कहा कि भाई थोड़ा हिस्ट्री लिखिए, आप हुमायूं और बाबर के बारे में कुछ बताइए। तो हुमायूं नामा लिख दिया गुलबदन बेगम में, जो कि आपकी हुमायूं की सिस्टर थी, बाबर की डॉटर थी। तो उन्होंने बाबर की हिस्ट्री और हुमायूं की हिस्ट्री लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तारीख रशीदी। ठीक है, रशीदी का मतलब होता है जो राइट पाथ पे चले। ठीक है, तारीख रशीदी, तारीख रशीदी हुमायूं के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? उसी के आर्मी कमांडर ने, नाम था मिर्जा हैदर दोगालत। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ तुर्क्स लिखा है और हुमायूं के रेन के बारे में मेंशन किया है तारीख रशीदी के बारे में। फिर बात करते हैं कानून हुमायूनी। ये किसने लिखा है? ये खावंद ए मीर ने लिखा है, खावंद ए मीर, इन्होंने लिखा है कानून हुमायूनी। लास्ट में बात करते हैं तज़किरतुल वकायत। तज़किरतुल वकायत जो है ये आपका लिखा है जौहर अफ्ताबची, जौहर अफ्ताबची ने लिखा है तज़किरतुल वकायत। नेक्स्ट बात करते हैं, सिमिलरली आई होप हुमायूं के 4 किताब आप याद कर चुके होंगे। अब आते हैं अकबर पे। तो अकबर के टाइम पे तोहफा ए अकबर शाही, ये बेसिकली शेर शाह के, अकबर शाही में इसमें शेर शाह का इंफॉर्मेशन भी मिलता है, शेर शाह के बारे में। तो तारीख तोहफा अकबर शाही लिखा है अब्बास खान शेरवानी ने, और अकबर के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, साथ में शेर शाह के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, शेरवानी साहब हैं जिन्होंने तोहफा दिया है, याद रखिए शेरवानी साहब ने तोहफा दिया है। शादी में जाते हैं आप शेरवानी पहन के, तोहफा देके आते हैं ना, तो ऐसा याद रखिए तोहफा है अकबर शाही अब्बास खान शेरवानी। फिर देखिए तस्कीरा हुमायूं अकबर। तस्कीरा का बेसिकली मतलब होता है, अरबिक मीनिंग वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बायोग्राफी। तो तस्कीरा हुमायूं अकबर किसने लिखा है? आपका बैरजाद अल बयात। तो किचन मैनेजर था ये अकबर का। अकबर ने बोला कि तुम तो हुमायूं के टाइम के थे, हुमायूं के बारे में कुछ लिखो। तो इसने कहा कि चलो हम लिखते हैं। तो हुमायूं के बारे में तो लिखा ही, साथ में अकबर के बारे में भी लिख दिया। तो तज़किरा हुमायूं अकबर ये लिखा है बैरजद बयात ने, किचन मैनेजर। ठीक है, यहां देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नफीज उल माशिर। नफीज उल माशिर लिखा है मीर अलाउद्दौला काजवीनी। ठीक है, 10 साल बैठ के इन्होंने लिखा है 1565 to 75, नफीज उल माशिर। फिर तारीख अकबरी किसने लिखा है? ये लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। बहुत बार पूछा है ये, निजामुद्दीन अहमद, याद रखिए तारीख अकबरी लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। 9 पार्ट्स में ये किताब बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंशा बुक लिखा है अबुल फजल ने। ये बेसिकली अकबर जो लेटर लिखा करता था फॉरेन रूलर्स को, इसका एक कलेक्शन है इंशा। फिर बात करते हैं तारीख अल्फी। तारीख अल्फी लिखा है मुल्ला दाऊद ने, तारीख अल्फी लिखा है मुल्ला दाऊद ने। तो इन सबको अभी याद कर लीजिए। चलिए पिछला स्लाइड याद करके हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। बात करते हैं मुंतखब उल तवरीक। मुंतखब उल तवरीक ये लिखा है आपका, देखिए आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो याद करिए पिछले क्लास में हम लोग ने ट्रांसलेशंस के बारे में बात की थी। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में भी काफी बड़ा योगदान था अब्दुल कादिर बदायूनी का, उन्होंने काफी किताब लिखी थी। ठीक है, आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कौन कौन सी किताबें थी बदायूनी की लास्ट लेक्चर की, अगर आपको याद हो तो जरूर लिखिएगा। 1590 AD में इन्होंने लिखा है मंतखब उत तवरीक। 3 पार्ट में किताब है। तबकत अकबरी, सबुक्तगिन टू हुमायूं। ठीक है, तो सबुक्तगिन रूलर से लेके हुमायूं तक का जो पूरा आपका हिस्ट्री है वो लिखा है। और बायोग्राफीज इसमें है, सूफी और पोएट्स और स्कॉलर्स की बायोग्राफी भी लिखी है। तो ये मंतखब उल तवरीक, ये तो याद रहेगा बदायूनी है। फिर बात करते हैं जहांगीर का जो बायोग्राफी है तुजू के जहांगीर ने पहले अपने 16 साल के बारे में खुद लिखा है। ठीक है, उसके बाद 19 साल के बाद का जो इवेंट है वो लिखा है मोतमिद खान ने, और लास्ट में फिनिश किया है इसको मोहम्मद हादी ने। 3 लोगों ने मिलकर लिखा है ये। ठीक है, खुद से लिखा नहीं गया जहांगीर से, तो उसने बाकी 2 लोगों से और लिखवाया। फिर इकबाल नामा है जहांगीरी, ये यही जो मुतमिद खान है ना, मुतमिद खान जिसने तुजू के जहांगीरी कंप्लीट की, उसने आपका इकबाल नामा है जहांगीरी भी लिखी है। तो 19 साल की उम्र के बाद जहांगीर की कहानी मुतमिद खान ने तुजू के जहांगीरी में भी लिखी। सेम चीज इकबाल नामा है जहांगीरी एक अलग से किताब लिख दी जिसमें ये सारी कहानी बात लिखी गई है। ठीक है, तुजू के जहांगीरी होगा, इकबाल नामा है जहांगीरी हो गया, मुतमिद खान याद रखिए। फिर बात करते हैं शाहजहां का स्टोरी शाहजहां नामा में मेंशन्ड है। तो ये लिखा इनायत खान। इस शाहजहां नामा में भाई बेटा औरंगजेब है, तो औरंगजेब के पहले 10 साल के बारे में भी यहां पे मेंशन्ड है शाहजहां नामा में। ठीक है, अब देखिए शाहजहां का अमल ए साले, आखिरी 2 साल शाहजहां के, इसमें मोहम्मद साले ने लिखा है। ठीक है, आखिरी 2 साल, लास्ट 2 years ऑफ शाहजहां। ठीक है, फिर तारीख ए शाहजहानी ये लिखा है सादिक खान ने, एस फॉर शाहजहानी, एस फॉर सादिक खान।
ठीक है। फिर चार चमन, सी फॉर चार चमन, सी फॉर चंद्रभान, तो ऐसे याद रखिए, तारीख शाहजहानी सादिक खान, चार चमन आपका चंद्रभान, और शाहजहांनामा इनायत खान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं आलमगीरनामा। आलमगीरनामा लिखा है शिराजी ने, इसमें भी आपके पहले 10 साल ऑफ औरंगजेब लिखा हुआ है आलमगीरनामा में। फिर दारा शिकोह, दारा शिकोह ने आपका मजमा उल बहरैन एक बुक लिखी है, जिसमें देखिए एक बताया है कि हिंदुज्म और इस्लाम में दोनों का गोल एक ही है, तो काफी सिमिलैरिटीज मेंशन करने की कोशिश की है दारा शिकोह ने यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के अलग अलग किताब की उसके टाइम पे। तो फतवा आलमगीरी इस्लामिक लॉज की किताब है, औरंगजेब के ऑर्डर से रिलीजियस लीडर्स ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माशिर आलमगीरी, 11 से लेके 20 साल की जो स्टोरी है माशिर आलमगीरी में लिखा है आपका साकी मुस्तैद खान ने, सकी मुस्तैद खान, ठीक है। और इस किताब को आपका हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार ने कहा है गैजेटियर ऑफ द मुगल स्टेट। तो मुगल स्टेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको इस किताब से, माशिर आलमगीरी, सकी मुस्तैद खान, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट नुक्शाए दिलखुशा, स्टार मार्क करिए। नुक्शाए दिलखुशा आपका बेसिकली सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन बताता है मुगल्स का, लिखा किसने, भीमसेन कायस ने। फुतुहत आलमगीरी ये लिखा है आपका ईश्वर दास नागर ने, फुतुहत आलमगीरी लिखा है ईश्वर दास नागर ने। तो ये औरंगजेब के रूल के 34 साल के बारे में मेंशन्ड है इसमें। उसके बाद आपका मुंतखब उल लुबाब ये लिखा है आपका खाफी खान ने, खाफी खान, मुंतखब उल लुबाब, ठीक है। उसके बाद आपका खुलासत उत तवरीक, खुलासत उत तवरीक लिखा है सुरजन राय भंडारी ने। वकायत ए आलमगीर ये अकील खान ने लिखा है, ये औरंगजेब के सारे जो लड़ाइयां हैं उसके बारे में मेंशन किया है अकील खान ने, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके हिंदू ऑथर्स आपके 3 हैं जो आपको ध्यान रखना है, नुक्शा दिलखुशा भीमसेन जी ने, फुतुहत आलमगीरी ये आपका ईश्वर दास ने, और खुलासत उत तवरीक ये सुरजन राय भंडारी ने लिखा है। लुबाब लिखा किसने है, लुबाब लिखा है खाफी खान ने, ठीक है, लुबाब लिखा है खाफी ने। उसके बाद आपका ये अकील खान ने लिखा है वकायत आलमगीरी, ठीक है, इसको आंखें बंद करके याद कर लीजिए अगले स्लाइड पढ़ने से पहले, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली दारा शिकोह, दारा शिकोह का जो हम ऑलरेडी जानते हैं भाई, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा था ना हमने, भगवद गीता और योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया था, 52 उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था और नाम दिया था सिरे अकबर। हालांकि इसमें पंडित्स ऑफ काशी, काशी के जो पंडित हैं उन्होंने काफी हेल्प किया था, वेदों का कंपाइलेशन कराया था, तो ये सब तो कराया था। किताबें कौन सी लिखी है, तो सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, ये औलिया वाले जो भी किताब हैं वो याद रखिए दारा शिकोह ने लिखे हैं। हसनल उल अरिफीन ये भी आपका दारा शिकोह ने लिखा है। तरीकन उल हकीकत, तरीकन उल हकीकत ये भी लिखा है दारा शिकोह ने। और रिसाला ए हमनुमा, रिसाला ए हमनुमा ये भी दारा शिकोह ने लिखा है। मतलब क्या है इसका, देखिए सफीनतुल औलिया में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सूफी सेंट्स, उसके बाद सकीनतुल औलिया में भाई सूफी सेंट्स के बारे में भी लिखा है लेकिन फोकसिंग ऑन कादरी सिलसिला। उसके बाद हसनल उल अरिफीन ने जो बड़े बड़े सेंट्स हैं आपके सूफी सेंट्स, उनने क्या क्या सेंट्स हैं और अलग अलग डिफरेंट फेथ, सूफी के अलावा भी अलग अलग फेथ के जो भी रिलीजियस लीडर है उन्होंने क्या बातें बताई हैं उनको लिखा है इन्होंने, हसनल उल अरिफीन। उसके बाद तरीकन उल हकीकत में आपके सूफी सेंट्स का जो पाथ है उसके बारे में कुछ मेंशन किया है। रिसाला है हमनुमा में लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ सूफी प्रैक्टिसेस, सूफी प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है दारा शिकोह के। तो ये सारे बुक्स आपको ध्यान में रखना है, दारा शिकोह ने लिखे हैं, ये पूछ दिया जाए तो फ्री गिफ्ट है। तो ये सारे बुक्स आप गलत नहीं कर सकते, दारा शिकोह के एकदम फ्री गिफ्ट है, इतने सारे बुक्स केवल दारा शिकोह ने ही लिखे हैं। मुगल गार्डन्स की बात करते हैं, तो मुगलों ने गार्डन बहुत बनाया। अब देखिए गार्डन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है देखिए ऐसा गार्डन है पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है, उसमें कोई मॉन्यूमेंट नहीं है बीच में, और कुछ ऐसे गार्डन होते हैं गार्डन तो आसपास है, बीच में एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट लगा हुआ है, किसी का मेमोरियल, किसी का टूम, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के थे। तो सबसे पहला जो मुगल गार्डन वो ऑब्वियसली भगवान बनाएगा बाबर, तो बाबर ने एक स्क्वायर शेप का गार्डन बनाया था, कोई मेमोरियल नहीं था उसका, ठीक है। तो स्क्वायर शेप्ड का गार्डन बनाया करता था, सॉरी, और उसमें कोई मेमोरियल नहीं हुआ करता था बाबर के टाइम पे। तो कौन कौन से इन्होंने गार्डन बनाया, देखिए आगरा में बनाया हस्त बहिस्त, 8th हेवन बोला इसको, 8th हेवन, ठीक है। उसके बाद नूर अफशां, नूर अफशां आपका रामाबाग आगरा में है, तो ये 2 आपके गार्डन है, आप देख सकते हैं जाके आगरा में। फिर सीकरी विलेज, अब बाबर के टाइम पे फतेहपुर सीकरी थोड़ी बनी हुई थी, वो सीकरी विलेज था, सीकरी विलेज में इसने बाग ए फतेह बनाया, बाग ए वफा बनाया, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है, आप देखिए। धौलपुर,
तो आप बैटल ऑफ खानवा जीतता है ये। खानवा बैटल ऑफ बेसिकली आपका राजस्थान में है। तो जीतने के बाद ढोलपुर में, ठीक है, इसने बाग ए नीलूफर बनाया। तो बाग ए नीलूफर आपका ढोलपुर में है। नूर अफशा याद रखिए आगरा में है। हस्त बहिस्त आगरा में, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क इतना भी स्टार मार्क नहीं है, लेकिन ठीक है, इनमें ये सब याद रख सकते हैं। बाग ए फतेह बाग ए वफा आपका सीकरी विलेज में बनवाया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हुमायूं टूम, ठीक है। तो बाबर अब क्या करता था, जो गार्डन बनाता था उसमें कोई मेमोरियल नहीं था, लेकिन हुमायूं का जो टूम है उसके आसपास एक गार्डन है, ठीक है। हुमायूं का टूम का के आसपास कौन सा गार्डन है, चार बाग। तो चार बाग गार्डन है आपका हुमायूं टूम के आसपास, ठीक है। फिर अकबर ने बनाया अंगूरी बाग, ए फॉर अकबर, ए फॉर अंगूरी बाग, ठीक है। जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर को तो बाग बनाने का एकदम पास टाइम था, शौक था इसको। 777 बाग बनवाए इसने। तो सारे तो याद रख नहीं सकते, इंपॉर्टेंट देखिए। तो जहांगीर को खुश करने के लिए माटीराम नाम का एक पोएट था, उसने लिखा फूल मंजरी, ठीक है। फूल मंजरी, फूल बड़े पसंद थे जहांगीर को, तो फूलों के ऊपर कुछ पोएट्री वोएट्री लिखी, ठीक है। तो गुले अफशां को प्रेज करते हुए, तो गुले अफशां एक गार्डन है, उसको प्रेज करते हुए इसने कुछ कुछ बातें लिखी माटीराम ने। फिर कश्मीर में कुछ कुछ बनाए इसने आपके गार्डन, जैसे अचबल बाग, ये कश्मीर वैली में बना हुआ है। वेरीनाग बाग, ये अनंतनाग में बना हुआ है। इसके अलावा शालीमार बाग आपने सुना होगा कश्मीर में। उसके बाद निशत बाग, तो निशत बाग इसने बनवाया था आसफ खान। बेसिकली आसफ खान कौन था, नूरजहां का क्या कहते हैं ब्रदर था। नूरजहां का ब्रदर आसफ खान था। पहले तो भाई नूरजहां के भाई इसलिए बनवाया था इसने जहांगीर ने, नूरजहां तो वाइफ थी ना जहांगीर की, तो उसका भाई जो है आसफ खान, उसके लिए निशत बाग बनवाया था। और इसको कंप्लीट किया शाहजहां ने, क्योंकि बाद में हमें पता ही है आसफ खान ने नूरजहां को बिट्रे करके शाहजहां को सपोर्ट किया था, प्रिंस खुर्रम। तो भाई इसने कहा कि चलो इसको कंप्लीट करवा देते हैं, तो कंप्लीट करवा दिया इसने कश्मीर में। फिर आते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने अंगूरी बाग अकबर के टाइम का जो था आगरा में, उसको रीबिल्ड करवाया। और लाहौर में भी एक शालीमार बाग बनवाया। तो आपका कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था जहांगीर ने। उसी तरीके से लाहौर का शालीमार बाग किसने बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। फिर आते हैं औरंगजेब के बारे में। अच्छा, इसके अलावा चश्मा ए शाही बाग कश्मीर में किस कौन बनवाता है, शाहजहां बनवाता है। फिर बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब ने बनवाया पिंजौर बाग हरियाणा में। और औरंगजेब की बेटी का नाम था ज़ेबुन्निसा, बड़ी पोएट भी थी, इसके बारे में मालूम है। इसने बनाया था चार बुर्जी। आपका चार बुर्जी आप देख सकते हैं ना, ये चार बुर्ज लगे हुए हैं ना, ऐसे मीनार लगे हुए हैं। तो ये लाहौर में है चार बुर्जी गार्डन, ठीक है। चलिए, ये गार्डन्स के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं मुगल टाइम में कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई थी कि नहीं, बिल्कुल हुई थी। तो देखिए, आपने कानून ए हुमायूं आपने अभी पढ़ा है ना, कानून ए हुमायूं किसने लिखा है, ठीक है, कमेंट में लिखिए, दोबारा देखिए आपको याद है कि नहीं। तो अगर आपको याद आया होगा तो खावंद मीर ने लिखा था कानून ए हुमायूं। तो इसमें यह बात मेंशन्ड है कि शेरमंडल लाइब्रेरी जो था हुमायूं ने जो बनवाया था, तो उसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी बनाया था दिल्ली में। ये देखिए, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। और एक एस्ट्रोनॉमर भी था कोर्ट में, नाम था मुल्ला चंद, ठीक है। वो हुमायूं के कोर्ट में भी था, अकबर के कोर्ट में भी था एस्ट्रोनॉमर। इसके अलावा अकबर के टाइम पे पहला फिजिशियन था महादेव, और पहला सर्जन आपका चंद्रसेन और महादेव, फिजिशियन यानी कि डॉक्टर, सर्जन आपका चंद्रसेन। फिर बात करते हैं फतुल्ला शिराजी। ये काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति था अकबर के टाइम में, अकबर के कोर्ट में था, पर्शिया से आया हुआ था। अकबर ने इसको कहा था कि जो ही मेड हिम द हेड ऑफ कारखाना, जो भी कारखानाज थे उनका हेड था, और कहा था कि जो आपके यंग लोग हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए। तो ये काम दिया गया था फतुल्ला शिराजी को, क्योंकि बहुत अत्यंत टैलेंटेड व्यक्ति था, बहुत सारी किताबें लिखी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंटिस्ट था, इन्वेंटर था, ठीक है। इसको आजाद उद दौला भी बोलते थे एज अ टाइटल, ठीक है। क्या क्या किया था इसने, सबसे पहले देखिए, बैरल्स को एक साथ क्लीन करने, यानी कि जो आपके तोप के बैरल्स है उनको एक साथ क्लीन करने की ऐसे मशीन बनाई थी, ठीक है, जिसको नाम दिया था यारगू नाम की मशीन है। तो कई सारे आपके तोप है एक साथ साफ कर देता था ये। इसके अलावा देखिए, ये जो तोप है डिटैचेबल पोर्टेबल कैनन बनाया था कि ऐसे ऐसे खोल दीजिए, उसके बाद इसको ले जाइए जहां आपको असेंबल करना हो, दोबारा असेंबल कर लीजिए और तोप से फायरिंग शुरू कर दीजिए। तो ये ऐसे पोर्टेबल कैनन का इन्वेंशन किया था। इसके अलावा काट मिल एक प्रकार का मिल है जिससे आपका मेज वगैरह बना से भुट्टा निकाला जाता है, और मतलब ये सब काम करने के लिए एक मिल बना था। तो कुछ लोग कहते हैं शिराजी ने इन्वेंट किया था। निजामुद्दीन अहमद जिसने लिखा था अकबर की बायोग्राफी, तो उसने शिराजी को इसका क्रेडिट दिया है, अबुल फजल ने क्रेडिट दिया अकबर को। तो ये खैर किसने भी किया होगा, लेकिन अकबर के टाइम पे हुआ था।
इसके अलावा ये देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं ना, ये जो शिप है, शिप को शिप कैमल बोलते हैं इसको। इस शिप कैमल में लगा के आप जाके इजीली इसको आप समंदर में ले जा सकते हैं। तो ये जो शिप कैमल का इन्वेंशन ये 1594 से 95 के बीच में अकबर के टेन्योर में हुआ था। तो ये देखिए, अकबर के टेन्योर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर काफी इन्वेंशन हुए हैं। फतुहुल्लाह शिराजी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। सबसे अंतिम टॉपिक ये है भाई, मुगल्स का डिक्लाइन हुआ कैसे और क्या रीजंस थे इसके। तो सबसे पहला रीजन ये था कि जो लेटर मुगल्स थे ना, लेटर मुगल्स अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को काफी निगलेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा कोई डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। जैसे नॉर्मली आप देखेंगे जो हिंदू रूलर्स हैं उसमें देखिए बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता था, लेकिन यहां पे कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि बड़ा बेटा बनेगा, किसी को कोई भी बन रहा है। तो इसलिए हमेशा राजा के मरने के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता था, जिसमें भाई सारे भाई आपस में लड़ लेते थे, और उसमें ऑब्वियसली रिसोर्सेज का तो काफी वेस्टेज होता ही था। उसकी वजह से आप देखिए आपका गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी ना काफी दिक्कत में आ जाती थी, ठीक है। तो सारे जो नोबल से डरे हुए हैं कि भैया किसको सपोर्ट करें, ये चार भाई आपस में लड़ रहे हैं, गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया तो पता चला हमारी गला कट जाएगा। तो इसलिए आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो स्टेबल नहीं था इस समय में। और जो रूलर्स होते थे उनके नोबल्स होते थे, उनमें झगड़ा चलता रहता था आपस में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आर्मी का जो सिचुएशन था काफी खराब हो गया था, आर्मी वीक हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब ने तो और बुरा काम यहां पे ये कर दिया, उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, एकदम कट्टरवादी जो पॉलिसी थी, तो जो हिंदू रूलर्स थे उनको वो अच्छी नहीं लगी। कई सारे रिवोल्ट देखने को मिले, राजपूत, सिख, जाट, मराठा, ये सब अगेंस्ट हो गए आपके मुगल के, जो कि पहले सपोर्ट में थे। इसके अलावा अब वैसे भी आप जानते हैं मराठास जो है मोस्टली मराठा ही आपके होते थे कमांडर्स इन मुगल्स। तो इन सब का काफी इस्तेमाल किया था मुगल्स ने, और मुगल्स के जो क्या कहते हैं सक्सेस में जो आपके हिंदू रूलर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था। औरंगजेब ने उनको ही अपने अगेंस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद देखिए डेक्कन की पॉलिसी जो औरंगजेब की थी बिल्कुल ठीक नहीं थी, ठीक है, सही से मैनेज नहीं कर पाए, और छत्रपति शिवाजी महाराज तो उसका बहुत बड़ा रीजन था। तो डेक्कन पॉलिसी फेल, रिलीजियस पॉलिसी फेल, तो औरंगजेब के बाद जो है जो मुगल्स हैं कमजोर हो गए बिकॉज ऑफ दीज फेल्ड पॉलिसीज। और उसके बाद एक तो आर्मी नहीं है, ऊपर से इतने एम्बिशियस की दुरानी किंगडम और ईरानी किंगडम्स पे अटैक कर दिया इन्होंने, ठीक है, इन्वेजन कर दिए, ठीक है। नहीं सॉरी, फॉरेन इन्वेजन हो गए, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन यानी ईरानी और दुरानी किंगडम्स अटैक कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए नादिर शाह वगैरह आपने देखा था ना, वो अटैक कर दिया, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया। तो उन अटैक की वजह से भी मुगल्स कमजोर हो गए, और है ना, आर्मी तो वैसी दिक्कत में थी। दूसरी बात थी कि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर था। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आज उसका जो एम्पायर है ब्रेक हो जाएगा, लोग रिवोल्ट करेंगे और अपने आजाद स्टेट्स बना लेंगे। ऐसा ही हुआ, और इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला। इतना सारा वॉर हो रहा है, इन्वेजन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पॉलिसीज ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, तो एग्रीकल्चर में लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया। ट्रेड और इंडस्ट्री भी डिक्लाइन में चला गया। तो बेसिकली आपका जो पैसा है उसमें गिरावट आने लग गई, इकोनॉमिकली आप अनस्टेबल हो गए। आर्मी तो अनस्टेबल आपकी थी ही, आपके जो रूलर्स थे इनकम्पिटेंट थे, तो आगे जाके दिक्कत तो आनी थी। इसके अलावा देखिए हो गया यूरोपियन कंपनीज आ गए, ठीक है, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जिनकी नेवी बड़ी स्ट्रांग थी, इनकी नेवी काफी वीक थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेवल पावर में आप इनसे दब गए यूरोपियन कंपनीज से। उसके बाद जमींदार से आपने दोस्ती कर ली, जमींदार जिनको कंट्रोल करना था आपको, उनके साथ आपने दोस्ती बना के रखी है, तो वो आपके सर पे चढ़ गए। आगे जाके जो रीजनल एस्पायरेशंस है, भाई इतना कमजोर अगर आपका गवर्नमेंट होगा तो लोग जो नोबल्स हैं आपके अंडर जो काम कर रहे थे वो कहेंगे कि भाई हम आजाद राजा राज बनाएंगे। तो यही हुआ, अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में, मैसूर में, केरला, राजपूत स्टेट्स में, जाट स्टेट्स में, इन्होंने कहा कि हमको अलग अलग अपना नेशन चाहिए, अलग अलग अपना रूल करना है। तो ऐसा हुआ, कब कब हुआ, देखिए बंगाल में 1717 में, ठीक है, फरुख सियार उस समय मुगल एम्पर हुआ करता था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने कहा कि भाई बस अब तो हम आजाद हैं। जब तक औरंगजेब था इज्जत की उसने, औरंगजेब के जाने के 10 साल तक और इज्जत की। उसके बाद कहा कि आई एम द रूलर ऑफ बंगाल। फिर 1722 में अवध में सादत खान ने पावर ले लिया, और हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने 1724 में, ये जो लेटर मुगल्स का पीरियड है, इसमें ये लोग आजाद हो गए। इसके अलावा जो लोग आजाद नहीं भी हुए वो एक आजाद रूलर की तरह काम करने लगे, जैसे मैसूर में हैदर अली, केरला में मार्तंड वर्मा, और आमेर में सवाई जयसिंह। तो ये भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह ही एक्ट करने लगे। इसके अलावा मराठास अलग हो गए, सिख रूलर अलग हो गए, अपना किंगडम ले लिया, जाट किंगडम्स अलग हो गए, अफगान्स तो अलग हो ही गए। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हमारा जो मुगल एम्पायर था वो डिसेंटीग्रेट हो जाता है कुछ समय के बाद आफ्टर औरंगजेब। और कुछ बातें देखते हैं, देखिए
यहां पे एक आसफुद्दौला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। शाह आलम मुगल एम्पर के टाइम पे ये आपका वजीर ऑफ अवध हुआ करता था, आसफुद्दौला, ठीक है। आपका 1775 से लेकर 1797 तक। और इसके बेटे का नाम था शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है। आगे जाके एक वॉर होगा बैटल ऑफ बक्सर, उसमें आप देखेंगे शुजाउद्दौला ने फाइट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो आसफुद्दौला ने ये बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था? ये देखिए बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ये आपका आसफुद्दौला ने बनाया था। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपका इनके टाइम पे सितार पोएट्री काफी फेमस थी ऑफ तयू मनावर। ये एक आपके तमिल पोएट थे, स्पिरिचुअल फिलोसोफर भी थे तमिलनाडु के, और शैव सिद्धांत फिलोसफी को मानने वाले थे। ये भी लेटर मुगल्स के टाइम पे इनकी जो पोएट्री थी, जिसको सितार पोएट्री बोलते थे, ये भी काफी फेमस था। देखिए टाइम पीरियड देखिए 1706 टू 1744, ये आपके लेटर मुगल्स का टाइम है, ये भी आपका लेटर मुगल्स का टाइम है। तो लेटर मुगल्स के टाइम पे ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। फिर बात करते हैं सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह ने जयपुर सिटी बनवाया और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाए, इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। कहां कहां भाई? जयपुर सिटी बनाया तो जयपुर में ही। मेन सेंटर कहां था? दिल्ली में, इंडिया का, दिल्ली में बनवा दिया। उसके बाद मथुरा में बनवाया, बनारस में बनाया, उज्जैन में बनाया। तो एमपी में देखिए आप उज्जैन देख सकते हैं, और यूपी में मथुरा और बनारस। यूपी में मथुरा में बनाया, बनारस में बनाया, एमपी में बनाया, उज्जैन में, राजस्थान के थे तो जयपुर में बनाया ही, और दिल्ली में बनाया। तो ये 5 ऑब्जर्वेटरी कहां कहां बनाया, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा पेंटिंग्स डेवलप हुए, कांगड़ा स्टाइल, राजपूताना स्टाइल, जिसके जो डिस्कस कर चुके हैं। उर्दू पोएट्री काफी फेमस हुई। उर्दू पोएट्री में आप देखेंगे मीर सौदा, मिर्जा गालिब, नाजिर, ये कुछ पोएट्स हैं। पोएट्री उर्दू में होना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर मुगल्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ ली है, और मुगल्स का जो हमारा प्रॉब्लम है, मुगल्स का जो चैप्टर है, वो यहीं पे हम लोग फिनिश कर दिए हैं। इसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पूछा जाएगा, कुछ तो रिवीजन और कुछ नई बातें जो कि हम लोग ने डिस्कस नहीं किए इन द लेक्चर्स, वो हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में।